हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं कि मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं कि आज हम कैसे सॉल्व किए जाते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम। ठीक है, तो उससे पहले ना हम थोड़ा सा कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ चुका है, फिर भी कुछ फॉर्मूले जो हमें काम आने वाले कि मोल कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करने में, कि मोल कितने मोल होंगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर मास दिया है तो क्या करें, अगर नंबर ऑफ एंटिटीज दिए तो क्या करें, अगर वॉल्यूम दिया है तो क्या करें। ये सारी चीजों के लिए हमें ना कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फॉर्मूले। ठीक, पहले मोल कॉन्सेप्ट वाले देखते हैं कि फर्स्ट, इफ नंबर ऑफ स्पेसीज इज गिवन, अगर नंबर ऑफ स्पेसीज दिया है तो मोल क्या होगा। मोल तो एन से देखा जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इन ब्रैकेट एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेसीज डिवाइडेड बाय एन ए। ठीक है, एन ए की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, अगर इफ mass is given then number of moles is equal to given mass divided by molecular mass। मॉलिकुलर मास यानी कि क्या होता है, मोलर मास। हमने नोट करके लिखा था एज ए नोट, मॉलिकुलर मास आर आल्सो कॉल्ड एज मोलर मास। ठीक है, अब ये दो हो गए। इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन, देन नंबर ऑफ मोल्स n is equal to given volume in liter divided by molar volume of gas। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस होता है दैट इज 22.4 लीटर, यानी कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट प्रेशर के ऊपर इतना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, if volume of gas is given along with temperature, pressure, then temperature and pressure, then अब हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होगा, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, देयरफॉर n इज इक्वल टू PV बाय RT। ठीक है, वेयर R क्या है, वेयर R इज गैस कांस्टेंट। क्या होगा फिर वैल्यू, R इज इक्वल टू 0.0821, ये इधर चला गया, मान लो यहां पे ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये क्या हो गया, ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। ये क्या हो गया, R के लिए वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हमें ना नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए भी बोला जाता है। ठीक, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल, कितने मोल है, फिर एक मोल में कितने मॉलिक्यूल आएंगे, जितने मॉलिक्यूल आएंगे इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे। ठीक है,
एक मोल में n मॉलिक्यूल होते हैं, कोई भी हो, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी हो, एक मोल में कितना होता है n, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू n। नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या ले, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na इंटू नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n इंटू Na। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1 मोल जितने, या जितने भी मोल आ जाए, एक मोल में कितना होता है Na जितना मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब इस बेसिस के ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि मोल के बेस के ऊपर है, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, चाहे वो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना हो, या नंबर ऑफ स्पेसीज कैलकुलेट करना हो। कि हमें दिया है कि मान लो कि एक एग्जांपल के लिए बोला जाए कि 100 ग्राम में कितना होगा, कितने एटम होंगे, ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लो फॉर्मूले कुछ, फिर आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ ली थी। उसके बाद हमने वेपर डेंसिटी, और उसमें वेपर डेंसिटी के बाद हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, वो हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ आगे जाके हम स्टडी ऑफ गैस लॉ में पढ़ लेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, कि मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर कौन से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, मान लो कि हमें कार्बन का एक एटम का मास निकालना है। हमें कार्बन का एक एटम का मास निकालना है बेटा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा कि एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय Na। ये याद हो जाना चाहिए क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये पहले। ठीक है, तो अब क्वेश्चन दे दिया है, मान लो फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। हमें कार्बन के एक एटम का मास निकालना है बेटा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लेंदी तरीके से देख लेंगे पहले, फिर शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको कि निकाला कैसे जाता है एक्चुअल में। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये क्या होगा कि हमें पता है कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होगा, 12 ग्राम होगा। कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा बेटा, 12 ग्राम। इसका मतलब है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन ये कितना होगा, 1 मोल होगा। ठीक है, 1 मोल है, इसका मतलब है कितने एटम होंगे, Na एटम होंगे। ठीक है, Na एटम यानी कि कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होगा। ठीक है, यानी कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर इतने एटम है, यानी कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है। तो 1 एटम का मास कितना होगा, कितना एक ग्राम होगा, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 लेंगे। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा, 2.0004 इंटू 10⁻22 ग्राम आ जाएगा ये। जो अवोगाड्रो ने दिया था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी कितनी थी, 1.9924 इंटू 10⁻22 ग्राम, जो कि इसके बराबर आएगी। ठीक है, तो अब ये तो हमने कार्बन के लिए थोड़ा सा समझ लिया। अब किसी भी एटम के लिए पूछे तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैसे कैलकुलेट करें, देखो फॉर्मूला याद रख लो, मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय Na। ये फॉर्मूला याद रख लेना है। अब एटॉमिक मास हमें, क्योंकि हमें कार्बन के लिए निकालना है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 डिवाइडेड बाय Na यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। इसे डिवाइड कर दिया, ये क्या हो गया
2.0004 इंटू 10⁻23 ऊपर चला गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻22 ग्राम। चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ये तो इसलिए कि ये कैसे आ गया ये हमें पता हो, इसलिए मैंने इसे सॉल्व करवाया कि आप फॉर्मूला याद रख लेना, क्योंकि हम दे रहे नीट या जेई के लिए दे रहे, तो वहां पे हमारे पास उतना समय है ही नहीं कि हम कैलकुलेट करते बैठे कि फॉर्मूला लगाओ कि कैसे आ गया क्या आ गया और सारी चीजें। डायरेक्ट याद रख लो फॉर्मूला की एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय यानी कि क्या हो गया मास ऑफ वन एटम। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर। और क्वेश्चन में ज्यादातर तो एटॉमिक मास दिया होता है, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर ये दे दिया है 108। ठीक, तो अब ये हमें सॉल्व करना है मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू एटॉमिक मास कितना दिया है 108 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो कितना आ जाएगा लगभग ये 1.793 इंटू 10⁻22 ग्राम। ठीक है, समझ में आ गई कि क्या कर रहे हैं, हमें एक एटम का मास निकालना है, तो क्या करेंगे एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय ये नहीं करेंगे। ठीक है, चलो नोट कर लो ये, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, हमने सिल्वर का और कार्बन का वन एटम का मास निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ नैप्थलीन। हम जो घर में यूज करते हैं ना नैप्थलीन बॉल, वो वाला नैप्थलीन क्या होगा C10H8 होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ना आपको ऑर्गेनिक वाले ये स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। मान लो कभी अगर फार्मूला नहीं दिया तो हमें नैप्थलीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कितने कार्बन और हाइड्रोजन है, ये हम पता कर सके। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि ये एक बेंजीन रिंग हो, एक रिंग और ऐसे क्या हो गया बेंजीन, अब ये हो गया बेंजीन। ठीक है, ये ऐसे दो जोड़ दे, ये क्या होता है, ये होता है नैप्थलीन। दो रिंग जोड़ दे, ये क्या होता है नैप्थलीन। अगर मान लो तीन जोड़ दे, वो होता है एंथ्रेसीन। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, हमें तो नैप्थलीन चाहिए। ये क्या है, ये है एंथ्रेसीन। इसमें भी और एक होता है कि ये रिंग, ये जो ये पोजीशन है, ये उठा के यहां पे रख दिया, वो होता है फिनेंथ्रीन। ठीक है, हमें ये चाहिए। देखो कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C10 आ गया। हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सही है, नैप्थलीन का फॉर्मूला सही है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नैप्थलीन, क्योंकि हमें यहां पे पूछा है कि एक मॉलिक्यूल का निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ नैप्थलीन C10H8 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कार्बन का मास कितना होता है 12 इंटू 10 प्लस यहां पे कितने हैं 1 इंटू 8, 120 प्लस 8, ये हो गया 128। ठीक है, तो जैसे कि हम मास ऑफ वन एटम निकाल रहे थे, हम क्या हम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकाल पाएंगे। हाँ, तो अब यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास
डिवाइडेड बाय एन यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, अब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल रख दे, कितना हो जाएगा ये 128 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, कितना आ गया, इसे सॉल्व कर लिया, कितना आ गया ये आएगा 2.12 इंटू 10⁻22 ग्राम। क्या ये डिफिकल्ट है सॉल्व करना? नहीं। क्या डिफिकल्ट है? नहीं। चलो और एक क्वेश्चन ले लो, मैं यहां पे लिखता हूं क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ठीक है, क्या होगा, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो क्या होगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल टू, क्या होगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय क्या करें, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। तो अभी कितना आ गया 18 डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, कितना होगा ये 2.99 होगा, सॉल्व करेंगे तब 2.99 होगा। मैं 3 ले सकता हूं एवरेज, 3 इंटू 10⁻22 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि हमें एक मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए बोले या वन एटम का मास निकालने के लिए बोले, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ये नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो अभी जो थोड़ा सा स्मॉल करेक्शन है ये कर लेना है। अभी क्या लिखा था कि हमने मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 18 डिवाइडेड बाय यानी कि ये आ जाएगा ना 2.99 इंटू 10⁻22 लिख दिया था, उसे -23 करो, यानी कि 3 लिख दिया था, 3.3 इंटू 10⁻22 उसे -23 करो, क्योंकि डायरेक्ट 2 हो जाएगा ना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ, कुछ क्वेश्चन दिए, फर्स्ट वन एटम ऑफ C14, सेकेंड वन मॉलिक्यूल ऑफ N2, थर्ड 100 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, फॉर्मूला क्या होगा C12H22O11। ठीक है, और ले लें 100 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमें कितने 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट वन एटम ऑफ C12, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 नहीं सॉरी, क्या होगा 14 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 14 को 6 से डिवाइड कर दो, 6.022, ये कितना आएगा 2.32 इंटू 10⁻2, ये ऊपर चला जाएगा, ये होगा -23 ग्राम। C14 का कितना आ गया 14 डिवाइडेड बाय ये नहीं कर दिया, 14 डिवाइडेड बाय ये नहीं, यानी कि कितना आ जाएगा 2.32 इंटू 10⁻23 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब हमें वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 निकालना है, N2 यानी कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ N2
इज इक्वल टू, पहले मॉलिक्यूलर मास N2 कितना होगा 28 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, कितना आ जाएगा ये? हाँ चलो कैलकुलेट करो फास्ट, कितना हो गया ये? 4.65 इंटू 10⁻, कितना 22 ग्राम। ऊपर जाके सीधा 23। ठीक है, इतना होगा। अब यहां पे हमें क्या निकालना है? 100 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज के लिए लेना है। तो पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज ले, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज, डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूं मैं यहां, C12H22O11 इज कितना होगा? 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11। ठीक है, कितना हो गया टोटल? 144, 22, 176, यानी कि 342 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, मास ऑफ वन दिए 100 मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11 इज इक्वल टू 342 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ जल्दी जल्दी करो, कितना हो गया? ये हो गया 5.68 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम। ये हुआ नहीं हुआ? ये होगा ना। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ 100 मॉलिक्यूल ऑफ H2, 100 मॉलिक्यूल का कितना होगा? देखो, मास ऑफ 100 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल टू, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? एक मॉलिक्यूल का मास होगा 18 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, ये कितना आ जाएगा? ये होगा 2.99 जब हम इसे डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 इंटू 10⁻, ये -23 ऊपर, और ये 2 यानी कि -21 ग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं कि क्या कर रहे हैं? ओके, चलो फिर नोट कर लो। चलो अब हम आगे देखते हैं कि जो हम एटॉमिक मास यूनिट लेते हैं कि एटॉमिक मास मेजर करने के लिए, उस एक एटॉमिक मास यूनिट का मास कितना होगा? एक यूनिट का मास कितना होगा? देखो बताओ। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 U, that is atomic mass unit in ग्राम। ये हमें चाहिए ग्राम में। देखो U जो है, U क्या है कि एटॉमिक मास यूनिट को रिप्लेस किया गया है किससे? U से, दैट इज यूनिफाइड यूनिट। अकॉर्डिंग टू IUPAC एटॉमिक मास यूनिट इज रिप्लेस्ड बाय U। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे कैसे करें कि हम कुछ स्टैंडर्ड ले लेते हैं, कि जैसे हम हमेशा कार्बन के लिए लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन के लिए क्या हो गया, हमें 1 एटम ऑफ कार्बन या द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन पता है। द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना होता है?
1.9924 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम इतना होता है। एक कार्बन के एटम का मास इतना होता है, ठीक है। तो अब एक कार्बन के एटम में कितने यूनिट है? मास, एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कार्बन क्या होगा? 12U, ठीक है। तो 12U का मास इतना होगा 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अगर 12U का इतना है तो 1U का मास कितना होगा? 1U का मास होगा 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 12 ग्राम, ठीक है। फिर अभी 1U इज इक्वल टू कितना होगा? 1.667 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1 यूनिट मास इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। 1 यूनिट मास किसके बराबर है? प्रोटॉन के मास के बराबर और न्यूट्रॉन के मास बराबर। 1U, द मास ऑफ 1U, ये नोट में याद रख लेना है। द मास ऑफ 1U is equal to the mass of proton and, और लिखे एंड नहीं, और न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलो फिर एक यूनिट का मास, अगर हमें 100 यूनिट का बोला जाता तो इंटू 100 कर दो, कुछ भी पूछ ले, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड atoms present in 11.2 liter of oxygen gas at STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने मॉलिक्यूल और कितने एटम होंगे, ये हमें निकालना है। क्या निकाल पाएंगे? हाँ निकाल पाएंगे सर, कोई बात नहीं, ये तो निकाल लेंगे ना। कैसे निकाल लेंगे? अब हमें पता है मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है? 22.4 लीटर, यानी कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी ना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर कोई भी गैस 22.4 लीटर ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। तो यहां पे कितना दिया है? 11.2 लीटर, तो मोल निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो अब देखो, हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने, तो मोल निकालेंगे पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस 11.2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। समझ में आ गया? गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया? 0.5 मोल आ गया। 0.5 मोल आ गया। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन एन मॉलिक्यूल, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। इतना समझ में आ गया? 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होंगे, चाहे वो गैस हो, सॉलिड, लिक्विड, जो भी हो, जो मर्जी हो, उतने मॉलिक्यूल होंगे। देन 0.5 मोल ऑफ, हम यहां पे एनी गैस की जगह ऑक्सीजन गैस लिखे ना, क्योंकि ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन 6.022 into 10⁻23 molecule. Then 0.5 moles of O2 gas contain
कितना होगा? ये होगा 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो कितना हो गया? 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या चल रहा है? ओके, वेरी गुड। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम। तो 1 मोल ऑफ, मैं यहां से शुरू करता हूं, इधर मत लिख दो। 1 मोल ऑफ O2 गैस कंटेन कितने एटम होंगे? 1 मोल में कितने एटम होंगे? Na एटम तो होंगे, ठीक है। लेकिन Na मॉलिक्यूल, Na एटम होंगे, लेकिन यहां पे मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है। 1 मोल ऑफ एनी ऑक्सीजन गैस कंटेन Na मॉलिक्यूल, ठीक है। तो Na 6.022 इंटू 10⁻23, तो एक मॉलिक्यूल यानी O2 है, तो O2 में कितने एटम है? 2। तो मैं इसे 1 मॉलिक्यूल को ऐसे लिख सकता हूं कि 2 एटम, ठीक है। अब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स भी डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.5 मोल, ठीक। अब ये कितना आ गया? ये 0.5 और ये 2, 1 हो गया, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल में इतने प्रेजेंट होंगे ना, 1 मोल में इतने प्रेजेंट होंगे नहीं, यानी मॉलिक्यूल जितने। लेकिन हमारे पास क्या है कि 0.5 मोल है ना, तो जितने मॉलिक्यूल होंगे उससे आधे हो जाएंगे, ठीक है। जितने मॉलिक्यूल है उससे आधे हो जाएंगे ना 0.5 मोल में। या हम ऐसे कर सकते हैं कि इससे ले ले, इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन में इतने मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? 2। तो इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू Na इंटू नंबर ऑफ मोल। समझ में आ गया फॉर्मूला? और अगर नंबर ऑफ एटम निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू Na इंटू क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है। ये 2 फॉर्मूले हो गए नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है? चलो फिर नोट कर लो आगे कि क्या कर रहे हैं। हो गया? यहां तक समझ में आ गया कि क्या कर रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है। चलो ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कैलकुलेट करना ही है हमें, हम दोबारा से लिख देते हैं। फर्स्ट 106 ग्राम ऑफ Na2CO3, 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 कितने मोल होगा वो निकालना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड दे दिया मान लो 350 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, थर्ड 342 ग्राम ऑफ, इसे ले ले 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज।
ठीक। फोर्थ 56 mg ऑफ आयरन, 2.4 माइक्रोग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। 6 0.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम, एटम के लिए ले रहे हैं, ये कंपाउंड के लिए भी ले लें, ठीक है। 5.8 ग्राम ऑफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, 360 ग्राम ऑफ HCl, 360 ग्राम ऑफ H2O एंड लास्ट मतलब हम इसके लिए ले लें 100 ग्राम ऑफ HCl ले लें, ठीक है। तो इनके लिए क्या करना है आपको, एक सिंपल फार्मूला है, ठीक है। मैं एक दो सॉल्व करके बताता हूं, बाकी तो आपको करनी है, ठीक। कैसे करना है मैं बताता हूं। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, यानी कि n निकालना है। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास, फार्मूला बता रहा हूं, एक सॉल्व करके बताता हूं, बाकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आता है ना। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास। Na2CO3 का गिवन मास कितना है 106 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना आता है 106, कितने मोल आ गया 1।